हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। सो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 7 की जियोग्राफी की चैप्टर 4 एआर। इस चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो पर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो अगर क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत है आपको तो। ओके, फिलहाल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर पर हम विंड्स के बारे में समझेंगे और हमारे एटमॉस्फेयर पर जो लेयर्स है उनके बारे में समझेंगे और एनवायरनमेंट को कैसे हम सपोर्ट कर सके उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में समझेंगे और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं विंड को लेकर जिनको हम अपनी इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये चैप्टर ही है यार के बारे में, मीन्स एटमॉस्फेयर के बारे में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हाँ, हमारे जो अर्थ है वो बहुत सारे जो ह्यूज एक बहुत सारे लेयर के ब्लैंकेट से घिरा हुआ है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंडेंट ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर द सर्वाइवल। हाँ, हमारे जीने के लिए एटमॉस्फेयर भी उतना ही ज़रूरी है जितना लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर ज़रूरी है। मीन्स लैंड और वाटर जितना ज़रूरी है उतना एयर भी ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सनराइज। और जो हमारी एटमॉस्फेयर पर एक ओजोन लेयर है वो क्या करता है, हार्मफुल जो सनराइजेस है जिनसे हमको नुकसान हो सकता है उनसे हमको बचाता है। ठीक है, और हाँ, सारे लेयर के बारे में हम समझेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर जो है वो कौन सी लेयर पर पाया जाता है। ठीक है, और ये हमको क्या करती है, ब्रीथ लेने के लिए एयर प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड alive by heat of the sun during day and get frozen during night. ओके, अगर ये ब्लैंकेट नहीं होता, अगर ये एयर प्रोटेक्शन नहीं होता तो क्या होता, तब हम दिन में क्या होते, बेक्ड हो जाते। जैसे केक को बेक किया जाता है ओवन में, उसी तरह सनराइज की वजह से दिन में हम लोग ऐसे बेक्ड हो जाते, थल जाते, और रात को क्या हो जाता है, क्या हो जाता, टर्न की वजह से फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, हिमालय की बर्फ़ की तरह। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। और ये वही ब्लैंकेट है जो हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और अर्थ की टेम्परेचर जो है वहाँ पर जो लिविंग बींग्स है वो रहने की लायक बनाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हिल ब्रीथिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। हाँ, हम जो अर्थ की एटमॉस्फेयर से जो ब्रीथ लेते हैं वो मिक्सचर है बहुत सारे गैस की। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बुक ऑफ द एटमॉस्फेयर। और इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एक्सेट्रा गैस जो है बहुत छोटे मात्रे पे रहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, नाइट्रोजन जो है 78% है हमारी एटमॉस्फेयर पे, और ऑक्सीजन जो है 21%, और आर्गन 0.93% एंड ऑल अदर जो है 0.04% एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। हाँ, हमने पढ़ लिया इसको, 4.1 फिगर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। और नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा पर एयर पर पाया जाता है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड exhale it. But plants need nitrogen for their survival. They cannot take nitrogen directly from the air. ओके, जो प्लांट्स है उनको नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होता है। क्यों बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन के बिना बच ही नहीं पाएंगे। और वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको क्या ब्रीथ लेते हैं। जो हम जैसे डायरेक्टली ऑक्सीजन को लेते हैं वो डायरेक्टली ऐसे नहीं ले पाते। उनको जो एक प्रोसेस होता है नाइट्रोजन लेने का, उनकी जो रूट्स है वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है, फिर उससे प्लांट्स को मिलता है। उसी तरह इनडायरेक्टली वो लोग लेते हैं नाइट्रोजन को। Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can be used. Okay, so उसी तरह जो बैक्टीरिया है वो सोइल में ले जाकर रूट्स तक नाइट्रोजन को पहुंचाती है, प्लांट्स की रूट्स तक। और उससे क्या है, प्लांट जो है नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन को जो है बाहर निकलता है। दैट्स ऑल। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। हाँ, हम ब्रीथ जो लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
In this way oxygen content in the air remains constant. If we cut trees then this balance gets distributed. Okay, अगर हम प्लांट्स को अगर काटते हैं तो क्या होगा, ये जो बैलेंस अभी बना हुआ है ऑक्सीजन जितना लेते हैं वो कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे हार्मफुल होगा, हमारी जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लोग ऐसे मतलब ब्रीथिंग में लोगों को प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से बनकर बड़े बड़ी चीज़ें हो जाएगा, फिर अर्थ जो है अर्थ का द एंड हो जाएगा। दैट्स ऑल। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अनदर इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं, और वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं ऐसा करके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है, अपनी ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू। The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. और जितना हम बाहर निकलते हैं उतना प्लांट्स जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और इससे जो है बैलेंस क्रिएट होके रहता है। However, the balance is upset burning of fuels such as coal and oil. Okay, so क्या होता है, ये बैलेंस जो है गड़बड़ा जाता है जब फ्यूल्स जलाते हैं, हम कोयल जलाते हैं, ऑयल जलाते हैं। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. और ये जो फ्यूल्स जलाते हैं, कोयल, ऑयल, इन सब को जलाते हैं, और ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है एटमॉस्फेयर पर, जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है और इसके मुकाबले ऑक्सीजन कम हो जाता है। As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. और जो कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है, अर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, अर्थ का नुकसान हो रहा है। ओके, तो साइड में कुछ 2U नो वाला दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. It is therefore called greenhouse gas, and without it earth would have been too cold in live. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना अर्थ जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाता, मतलब हम जी भी नहीं पाते अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke. Okay, so पहले जो है ये एक लेवल तक है जहाँ से हमको हमारी जो अर्थ है इसको एक जीने की लायक बनाता है एटमॉस्फेयर को, और अगर ये बढ़ता ही जाएगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिस टाइम हम इस एटमॉस्फेयर जो है इतना गर्म हो जाएगा हम यहाँ पर जी नहीं पाएंगे। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो लेयर्स है, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड फिर आता है हमारा एक्सोस्फेयर। सो इनको हम धीरे धीरे समझेंगे, मीन्स इनकी लेयर कौन सी हद तक है, मीन्स कौन सी टाइप का लेयर है ये, इनको हम समझेंगे अपनी इसी टॉपिक में। सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। ओके, ये जो 5 लेयर्स है, ठीक है, ये अर्थ सर्फेस से स्टार्ट होके, हमारा जो अर्थ सरफेस है इससे स्टार्ट होके और कितने ऊपर तक है इनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। सो सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर आता है, यहाँ पर देखो अब सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, और जो 10 किलोमीटर तक होता है हाइट में, 10 किलोमीटर। और क्या होता है, नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जो आता है स्ट्रेटोस्फेयर पर हमारा ओजोन लेयर के बारे में हमने बात किया था ना, जो हार्मफुल सनराइज से प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है हमारा मेसोस्फेयर, और फिर आता है हमारा थर्मोस्फेयर, और फिर एक्सोस्फेयर। ओके, और जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो लाइन है, मतलब 10 किलोमीटर पर जो लाइन है जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है और ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हो जाता है, उसको ट्रोपोपोज कहते हैं। और जहाँ से जो है मेसोस्फेयर स्टार्ट होता है और स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है, जहाँ पर उस लाइन को स्ट्रेटोपोज कहते हैं, मतलब जो नीचे का होता है लेयर उसके नाम से जाना जाता है ये जो लाइन है, ठीक है, डिवाइड करता है जो इन दोनों को, लाइक मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर के बीच का जो लाइन है उसे मेसोपोज कहते हैं। दैट्स ऑल। सो इन सब के नाम के बारे में हमने पढ़ लिया, अब डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेयर आता है ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर, और इसका एवरेज जो हाइट है वो 13 किलोमीटर तक होता है। डायर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर ही हमको ऑक्सीजन वगैरह वगैरह मिलता है, क्योंकि ये हमारे जो आसपास का जो लेयर है वही है जहाँ पर हम रहते हैं। द एयर वी ब्रीथ एग्जिट्स एयर, और जो एयर मीन्स ऑक्सीजन हम लेते हैं छोड़ते हैं, ये यहाँ पर ही रहते हैं ट्रोपोस्फेयर पे। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म ऑक्यूर इन दिस लेयर, और बहुत जो रेनफॉल होता है, बारिश होती है वगैरह वगैरह, ये इसी लेयर पर होती है, ठीक है।
फिर उसके बाद उससे भी ऊपर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर जो 14 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तो इसका तो एवरेज 13 किलोमीटर तक था ना ट्रोपोस्फेयर पे। फिर स्ट्रेटोस्फेयर जो है 14 किलोमीटर से स्टार्ट होता है होकर स्ट्रेटोस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइस द स्ट्रेटोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ही स्ट्रेटोस्फेयर रहता है। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स, और ये क्या है 50 किलोमीटर्स तक ऊपर है, ठीक है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन, और यहाँ पर जो है क्लाउड्स कुछ भी नहीं होता है। क्यों? ट्रोपोस्फेयर पर सारे जो फिनोमिनन है वो कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, इसीलिए मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, और यहाँ पर एरोप्लेन्स जो है वो फ्लाई करती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेटोस्फेयर पर एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटोस्फेयर पर ओजोन है, ओजोन लेयर है, और ये हमको हार्मफुल सनराइज से प्रोटेक्ट करता है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनराइज, दैट्स ऑल। फिर आते हैं हमारे मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर कौन है? मेसोस्फेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के बाई, बड़ा बाई जो उनसे ऊपर है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और ये स्ट्रेटोस्फेयर से जो है 80 किलोमीटर तक ऊपर है, मीन्स 80 किलोमीटर तक ये लेयर है। मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन इंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, और मेटेरॉइड्स जो पत्थर है, क्लास 6 पर हमने मेटेरॉइड्स के बारे में अच्छे से समझा दिया, ठीक है। जो पत्थर होते हैं स्पेस से आता है वो यहाँ पर जल जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि जितना ऊपर आ रहा है लेयर उतना सन के पास है ना, इसीलिए। फिर आता है हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है? इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। ओके, थर्मोस्फेयर पर जो टेम्परेचर है, मीन्स जो गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आइनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फेयर जो है इसलिए लेयर का पार्ट है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, और ये 80 to 400 किलोमीटर तक का है कौन? थर्मोस्फेयर। ओके, सो दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, और ये जो रेडियोस का सिग्नल होता है रेडियोस पर मिलते हैं वो या इसी लेयर जो है हेल्प करता है। कौन सा लेयर करता है? आइनोस्फेयर। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई दिस लेयर। ओके, फिर एक्सोस्फेयर आता है हमारा। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। जो सबसे ऊपर है उसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन लेयर, लाइट गैसेस like helium and hydrogen float into the space from here. Okay, स्पेस से यहाँ पर गैसेस आते हैं, लाइट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। सो इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या अभी बारिश हो रही है? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? और क्या अभी ब्राइट और सूरज है अर्थ पर, मतलब सूरज का जो लाइट है वो है, या फिर रेनी है? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हेयर्ड दिस फॉर्म एनेक्सियस क्रिकेट फैंस speculating the fate of a one-day match? If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with the control knobs. Weather is this hour to hour. weather जो है वो hour to hour change होती है, ठीक है, डे टू डे चेंज होती है एटमॉस्फेयर की वजह से। ए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में मेक ए इरिटेबल, और जो बहुत ही ज़्यादा अगर गर्मी वेदर रहता है तो हम बहुत ही चिड़चिड़ा से जाते हैं। ए प्लेजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और एक ठंडी वेदर जो है वो हमको बहुत कंफर्टेबल कर लेता है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। ओके, वेदर जो है वो डे टू डे चेंज हो जाता है, और एक लंबा जो पीरियड रहता है वेदर का, मीन्स उसे क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। एक लंबा सीजन जो है उसे क्लाइमेट कहते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट्स? नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, हम जो एवरी डे फील करते हैं आज का टेम्परेचर, लाइक आज बहुत ठंडी लग रही है, लाइक आज बहुत गर्मी है, आज बारिश हो रही है, ये वो, सो ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। जो डिग्रीज होती है, बढ़ती है, घटती है, वो
टेम्परेचर उस चीज़ को कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होती है एटमोसफेयर का वो सिर्फ डे एंड नाइट में चेंज नहीं होता, वो सीजन टू सीजन भी चेंज होते हैं। लाइक समर्स में गर्मी होती है, विंटर्स में ठंड होती है, इसी तरह आगे हम इसके बारे में डिटेल्स में और समझेंगे। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इन आइसोलेशन An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. The amount of insolation decreases from the equator towards the poles. Okay, so जैसे कि हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर रहते हैं, जैसे कि मिट्टी की जगह पर क्या होती है, हाई टेम्परेचर होती है और पानी की जगहों पर लो टेम्परेचर होती है। सो जो क्लाउड जो होते हैं, जो विंड जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक जाते हैं और जाते ही वहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट करके फिर बारिश होती है। इससे आगे आप समझोगे। टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो? ओके, और जो हमारी इक्वेटर है वहाँ पर सन का लाइट जो है बहुत ज़ोर से पड़ता है, डायरेक्टली पड़ता है, इसी वजह से इस जगह पर जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। ओके, और जो साइड का पोल्स होती है लाइक अर्थ का, वहाँ पर जो है सन का राइज जो है टिल्टेड होता है, इसी तरह वहाँ पर जो है ठंड होती है और जहाँ पर ज़्यादा सन की राइज जो है वो डायरेक्टली पहुँचती है वहाँ पर गर्मी रहती है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो? हाँ, आप समझे होंगे कि जिस भी जगह पर लाइक इक्वेटर पर सन का रेस डायरेक्टली पड़ता है, इस जगह पर गर्मी रहती है और पोल्स पर या फिर साइड्स के एरिया पर जो है टिल्टेड रहता है सनराइज, इसीलिए उस जगह पर ठंड रहती है। इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. टेम्परेचर जो है सिटीज़ पर ज़्यादा रहती है विलेज के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गाड़ी वगैरह चलती है, ज़्यादा कार्स चलती है, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, इसी वजह से वहाँ पर क्या है, गर्मी ज़्यादा रहती है, सन का जो है तापमान है वो जमा हुआ रहता है। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड एस्पाथ of roads is heated up during the day. This heat is realized during the night. और नाइट पर क्या होता है, जब सनलाइट नहीं रहता तो ये जो हीट होता है ये धीरे धीरे कमता है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स, ओके, जो मैंने समझा दिया, लोग रहते हैं ज़्यादा, इसी वजह से जो है ज़्यादा गर्मी रहती है और फ्यूल्स जलती है, कार्स का धुआं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से शहरों की इलाका में ज़्यादा गर्मी रहते हैं मुकाबले विलेज के इलाके में ठंड रहती है। एयर प्रेशर, यू विल सरप्राइज्ड टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विथ ए ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। हाँ, जो हमारे आसपास जो एयर रहती है, हवा रहती है, वो हमको प्रेशर देती है और हम इसको फील ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो ब्लड प्रेशर है, जो प्रेशर होती है क्रिएट हमारी बॉडी के अंदर, वो और बाहर का जो एयर प्रेशर है वो इक्वल है, इसलिए। However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. Okay, air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface. और जो अर्थ सरफेस जो है, ओके, सो अर्थ सरफेस की जितना हाइट पर जाता है तो एयर प्रेशर कम होता है। एज वी गो अप टू द लेयर्स ऑफ एटमोसफियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जितना आप ऊपर जाओगे उतना जो है एयर प्रेशर कम होता जाएगा। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट। जो सी लेवल मीन्स जो मिट्टी, ओके, जहाँ से सी स्टार्ट होती है वो लेवल पर जो है एयर प्रेशर ज़्यादा रहती है और जितना ऊपर जाती है, ऊपर, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आती है ना, ऊपर से नीचे आती है, इसीलिए इस जगह पर आके थमती है, इस जगह पर एयर प्रेशर ज़्यादा रहती है। और ऊपर से नीचे आती है ना, इसलिए अगर आप ऊपर माउंटेन्स वगैरह पे उठते हो तो वो तो एयर प्रेशर तो नीचे जा रही है, इसलिए आप कि नाक से खून निकल आता है, क्योंकि एयर प्रेशर वहाँ पर नहीं होती है और आपकी बॉडी के प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature as of air as a given place. Okay, जो नीचे एयर प्रेशर रहता है इसलिए नीचे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जो एयर नीचे आ रहा है ना इसलिए, और जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा सूरज की वजह से। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई एंड द एयर गेट्स हीटेड and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy, sick and wet weather. Okay, क्या होता है, जहाँ पर सन का हीट ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सन की हीट की वजह से जो एयर होता है वो दूसरी जगह पर चला जाता है, और दूसरी जगह पर जो रहता है एयर, जो क्लाउडी एरिया है वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, और सन के एरिया में जो वहाँ पर सन की लाइट्स है वहाँ पर लो प्रेशर रहता है। इसी वजह से विंड जो है, जहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, जहाँ पर क्लाउडी एरिया, वहाँ से लो प्रेशर का जगह जो खाली है, कोई विंड नहीं है, वहाँ तक जो है
ट्रेवल करता है, आता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी 6 एंड वेट वेदर। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। ओके, जहाँ पर लो टेम्परेचर होती है वहाँ पर कोल्ड होती है, जैसे मैंने बताया लो प्रेशर। इट इज़ देयर फॉर हेवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्केल्स। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर। ओके, जहाँ पर सन का रेस रहता है वो लो प्रेशर की एरिया होती है, और जहाँ पर क्लाउड्स होता है वहाँ पर सन का रेस नहीं पहुँचता, वहाँ पर हाई प्रेशर रहती है। और मतलब विंड जो है नीचे आके थामती है, एयर जो है नीचे आके थाम जाती है जहाँ पर सन नहीं है, और सन है तो वो भागती है। ओके, सो क्या होता है फिर इस जगह तो बढ़ जाता है एयर से, फिर वो ट्रेवल करती है जहाँ पर लो प्रेशर है, मीन्स सन वाले एरियाज पर विंड। नेक्स्ट है हमारा विंड। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। जैसे मैंने बताया जहाँ पर सनराइज रहता है वहाँ तक जो है लो प्रेशर, वहाँ पर लो प्रेशर रहती है, और जहाँ पर सनराइज नहीं रहता वहाँ पर हाई प्रेशर रहती है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है विंड्स मूव करती है, और उसको जो है विंड्स कहते हैं उसी मूवमेंट्स को। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोस ड्राई लीव्स डाउन द pavement of uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see the blowing away smoke or fine dust. At times, wind can be so strong that it is difficult to work against it. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some other examples and strong winds have created. Okay, so wind जो है moisture collect करके wind जो है move करती रहती है ना, जहाँ पर सन रेस है वहाँ पर जाती है, आती है कोल्ड वाले एरिया पर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, इसी तरह होती है, और मॉइस्चर कलेक्ट करके ऊपर जाती है, कभी कभी स्नोफ्लेक्स के हिसाब से गिरती है, कभी रेनफॉल होती है, वही चीज़ समझाया गया है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो आप हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या है इक्वेटर है, इक्वेटर पर क्या है सनराइज आ रहा है, ठीक है, और साइड का जो एरिया से यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूरज का किरण आ रहा है, और यहाँ पर भी लो प्रेशर है, यहाँ पर आ रहा है विंड्स, और यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है, यहाँ पर आप देख लेना। सेम उसी तरह ऊपर से भी नॉर्थ की डायरेक्शन से भी इक्वेटर पर आ रहा है विंड्स, बिकॉज यहाँ पर लो प्रेशर है। नेक्स्ट है परमानेंट विंड्स। द ट्रेड विंड्स, वाटरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स। और जो वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज से विंड्स आता है उसको परमानेंट विंड्स कहा जाता है। दिस ब्लो constantly throughout the year in a particular direction. Seasonal winds, okay, सबसे पहले आता है परमानेंट विंड्स, जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न से जो लो प्रेशर का एरिया मीन्स इक्वेटर जहाँ पर सन का लाइट रहता है वहाँ तक तो आता है, वो परमानेंटली ही आता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन से। फिर सीजनल विंड्स जो सीजन की टाइम आता है, लाइक मानसून विंड्स जो मानसून की टाइम ही आता है, जैसे कि मॉइस्चर लेके इंडिया पर आता है, कहाँ से साउथ एंड वेस्ट से आता है इंडिया पर। लाइक फिर आता है हमारा लोकल विंड्स, वो लोकल डे पर रहता है, जैसे कि जहाँ पर जैसे कि लैंड का जो एरिया है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, और सी का जो एरिया है साइड में वो क्या होता है धीरे धीरे गर्म होता है। इसलिए जब हाई प्रेशर यहाँ पर रहता है सी के एरिया पर लो प्रेशर रहता है, क्योंकि वो धीरे धीरे गर्म होता है। सो वो क्या करती है, जो विंड्स है वो हाई प्रेशर से लैंड से सी के उधर जाती है, फिर क्या होता है फिर घूम के वापस आती है, ऐसा रहता है। इसलिए हमको नदी वगैरह के पास में ठंड हवा मिलती है। फिर साइक्लोन उड़ीसा पर एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया था, उसकी थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इन प्रोन टू साइक्लोन द ओरिजिन। ओके, इसको आप पढ़ लेना, मैं इसके लिए आपको समझा देती हूँ। साइक्लोन आता है सी पर आता है, जैसे बे ऑफ बंगाल पर आया था और उड़ीसा पर तबाही आ गई थी, सारे पानी ऊपर आ गया था, ऊपर तक, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लड की तरह हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि जो सी पर ऐसे एक गोल ऐसे एक क्रिएट हो गया था। आप क्रोम पर सर्च कर लेना या फिर गूगल पर साइक्लोन कैसे होता है, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो क्या हो रहा था, तीन साइड पर, लाइक वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की साइड और साउथ की साइड और बांग्लादेश की साइड पर जो साइड से जो है हाई टेम्परेचर था ना, लैंड है, और सी पर क्या लो टेम्परेचर होता है। सो वहाँ से हाई टेम्परेचर का विंड्स आता है और तीनों साइड का टेम्परेचर आके जम जाता है ऊपर, और फिर गोल ऐसे राउंड साइक्लोन आ जाता है, ठीक है। और ये पूरा केस स्टडी है जहाँ पर उड़ीसा पर बहुत सारे नुकसान हुआ क्या नहीं, यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चर। व्हेन वाटर एवापोरेट्स द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स द वाटर वेपर। ओके, जब मिट्टी से वाटर ऊपर जाता है तो अब उसको वाटर वेपर कहते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम।
ओके, इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। और जब बारिश होती है तब चिपचिपी सी फील होती है ना, ये क्या मॉइस्चर की वजह से होती है, वाटर वेपर जो रह जाती है, जो नहीं जा पाती है, उसकी वजह से। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। जब ऊपर एक ब्लैक ब्लैक सा एक डे हो जाता है ना, जब सूरज का लाइट नहीं रहता, उसे हम ह्यूमिड डे कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid। ओके, जब वाटर जो है, जब एयर जो है वो गर्म हो जाता है तब उसको कैपेसिटी उसके पास ज़्यादा होता है, वाटर वेपर को वो ज़्यादा जो है होल्ड करके रख पाता है। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवापोरेट इजीली। ओके, जब एक ठंड सा डे होता है तब हमारा कपड़ा भी नहीं सूखता, ठीक है, और हम अनकम्फर्टेबल सा फील करते हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग। और जब वाटर वेपर्स इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और ये कोल होना स्टार्ट होता है, द वाटर वेपर कॉन्डेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और वाटर वेपर जो है, जो ऊपर जाते हैं मॉइस्चर, वो क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को क्रिएट करते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मैसेज टू सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और क्लाउड्स, इससे क्लाउड्स बनता है, जो मॉइस्चर ऊपर जाता है इससे क्लाउड्स बनता है और फिर बारिश होती है, ठीक है। When these droplets of water become too heavy, और ये जो मॉइस्चर कलेक्ट करके इतना हैवी हो जाता है तब ये उतना यार पर नहीं रह पाती, और क्या करती है, ये प्रिसिपिटेशन करती है, जिसको हम बारिश की फॉर्म पर भी ले सकते हैं, और स्नोफॉल और हिल स्टॉर्म की जो है, हिल स्टॉर्म की तरह भी ले सकते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग, ओके, जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल behind them, the moisture from their engines condenses. We see trails of the condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it। okay, सो वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया कि वाटर कैसे, वाटर को क्या ज़्यादा सनलाइट की वजह से जो भी वाटर है वो सनलाइट ऑब्जर्व कर लेता है एयर में, और एयर में जाते जाते ये हैवी हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा ऑब्जर्व करने पर ये हैवी हो जाता है, फिर ये और रुक नहीं पाता, फिर ये बरस जाता है रेन की फॉर्म पर। कभी कभी लिक्विड रेन होता है और कभी कभी क्या होता है, रेन स्नोफॉल हो जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर है, और फिर कभी कभी हो जाता है हेल। नेक्स्ट है हमारा रिलीफ। एक होता है माउंटेन की वजह से बारिश होती है, जो मॉइस्चर लेके जाता है और माउंटेन इसको रुक लेता है, उसकी वजह से और आगे नहीं जा पाता है, उसे बारिश हो जाता है। और कभी कभी जो है नॉर्मल जो होता है वार्म एयर रहता है, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओके, फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, जो बेसिकली होता है, नॉर्मली होता है, ऊपर कलेक्ट करते करते इतना भारी हो जाता है, फिर क्या होता है, रेनफॉल हो जाता है। सो बच्चों, खुशी की बात यह है, यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा क्लास 7 की जियोग्राफी की चैप्टर 4 यार। आई होप आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया। अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन पर, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, जाके देखो। और मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ 6 to 12 सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चन आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।